प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं इरशाद आपकी सेवा में फिर हाजिर हुआ हूँ। देखिए, हमने जो लास्ट कक्षा में बात की थी वो सूर्य तप से संबंधित। सूर्य तप किसे कहते हैं, उसके मापने का यंत्र और सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक रह गए थे, अक्षांशीय वितरण रह गया था, और उसके बाद में कुछ कंसेप्ट हैं जैसे निम्न अक्षांशीय वितरण है, प्रकीर्णन है, परावर्तन है, विस्तृत दीवा प्रकाश है। इनके बारे में बात करेंगे। सौर स्थिरांक के बारे में हमने बात ही कर ली थी। चलिए हम अब बात करते हैं निम्न अक्षांशीय वितरण की। हमने जो अध्ययन किया है वो किया है सूर्य तप के बारे में, फिर उसके बारे में सौर स्थिरांक, और फिर हमने बात की थी धरातल पर सूर्य तप की मात्रा। ये हमने बात कर ली थी। अब हम बात करने जा रहे हैं निम्न अक्षांशीय वितरण की। निम्न अक्षांशीय वितरण की हम बात करते हैं तो देखिए, ग्लोब पर हमने बात की थी 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री। इसी प्रकार से दक्षिण में बात करते हैं। तो देखिए, निम्न अक्षांशीय का मतलब है कि कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, मकर रेखा, सूर्य का जो प्रकाश है वो प्रकाश अधिकतम कहाँ रहता है? अधिकतम रहता है इस क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और सूर्य का प्रकाश मकर रेखा तक सीधा चमकता है। इसके अलावा जो क्षेत्र है वहाँ पर सूर्य की किरणों का जो सीधापन है, 90 डिग्री का एंगल है, वो नहीं बनता है। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश अधिक रहता है। तो इस कर्क के क्षेत्र में, कर्क से लेकर मकर का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र पूरा, इस क्षेत्र में सूर्य 2 बार अधिकतम रहता है, 2 बार मैक्सिमम रहता है और 2 बार मिनिमम। 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि सूर्य यहाँ पर भी आता है और यहाँ से यहाँ पर भी सीधा चमकता है। जब सूर्य यहाँ से यहाँ पर गया तो मान लो ये कोई एक क्षेत्र है ए। जब सूर्य यहाँ से यहाँ पर गया तो यहाँ पर सीधी किरणें पड़ेगी तो अधिकतम तापमान होगा। फिर सूर्य यहाँ चला गया, उसके बाद में ये सूर्य वापस आएगा तो यहाँ पर अधिकतम चमकेगा, उसके बाद में ये नीचे चला जाता है। ठीक है, तो 2 बार क्या हो गया? अधिकतम हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर 2 बार क्या मिलेगा आपको? न्यूनतम तापमान मिलेगा। तो 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम तापमान 0 से लेकर, या हम ये कह सकते हैं कर्क से लेकर मकर रेखा तक मिलता है। 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम। ये हो गए निम्न अक्षांशीय मंडल। निम्न अक्षांशीय मंडल। देखिए, कई बार दिमाग में ये होता है कि सूर्य कभी यहाँ आ जाता है, कभी यहाँ आ जाता है। सूर्य कहीं नहीं आता है, सूर्य का प्रकाश आता है। याद रखिए, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो उसका जो एंगल है वो एंगल कितना होता है? 23.5 डिग्री का एंगल होता है, जिसके कारण क्या होता है कि सूर्य का जो अधिकतम प्रकाश है वो यहाँ 23.5 डिग्री तक आ सकता है और नीचे भी 23.5 तक। अन्यथा अगर एंगल 45 डिग्री का होता तो सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो 45 डिग्री तक चली जाती, इसलिए ये 23.5 पर आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 23.5 से
66.5 की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र में एक बार अधिकतम तापमान मिलता है और एक बार क्या मिलता है, मिनिमम। और ये जो बात चल रही है ये उत्तर में बात चल रही है, ऐसा ही सिस्टम कहाँ मिलेगा आपको, दक्षिण में मिलेगा। एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम। देखिए एक बार अधिकतम का मतलब है कि जब सूर्य यहाँ पर आ गया तो इस क्षेत्र में अधिकतम तापमान हो गया, लेकिन जब सूर्य यहाँ चला गया तब इस जगह पर क्या हो गया, तापमान न्यून हो गया। तो एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम तापमान मिलता है मध्यम अक्षांशीय क्षेत्र में। लेकिन याद रखना भी, याद रखना तापमान शून्य में नहीं पाया जाता है। इस क्षेत्र में तापमान शून्य में नहीं पाया जाता है, ये नहीं कि 0 डिग्री मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं 66.5 से 90 डिग्री। ये उच्च अक्षांशीय मंडल है। क्या है, उच्च अक्षांशीय मंडल। ये निम्न अक्षांशीय मंडल हो गया, निम्न अक्षांशीय मंडल, मध्य अक्षांशीय मंडल, उच्च अक्षांशीय मंडल। इसमें क्या होता है, इसमें एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम, एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम तापमान मिलता है। लेकिन यहाँ पर तापमान शून्य में, यहाँ पर तापमान शून्य में चला जाता है। देखिए मध्यम अक्षांशीय क्षेत्र की बात करते हैं और उच्च अक्षांशीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो मध्यम और उच्च में अंतर कितना है, अंतर यही है कि ये शून्य में चला जाता है उच्च वाला और मध्यम वाला शून्य में नहीं जाता है। आगे हम बात करेंगे, ये हो गया सूर्य तप का अक्षांशीय वितरण। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ नियम हैं, जैसे हमने बात की थी लघु तरंगों की, जैसे हमने बात की थी दीर्घ तरंगों की, उससे संबंधित तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके विकिरण की मात्रा क्या होती है, उसकी तरंगों की लंबाई क्या होती है, इससे संबंधित सिद्धांत हैं। और वो सिद्धांत कौन कौन से हैं, देखिए एक सिद्धांत आता है वैन विस्थापन का सिद्धांत। वैन विस्थापन का सिद्धांत क्या है, देखिए कोई भी वस्तु है, कोई वस्तु, उस वस्तु की विकिरण की मात्रा, उस वस्तु की विकिरण की जो मात्रा होती है, उस मात्रा के द्वारा जो विकिरण की मात्रा होती है, और उस विकिरण की मात्रा अगर अधिक है, अगर उस विकिरण की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, तो तरंगों की लंबाई क्या होगी, हमेशा लघु होगी। अर्थात वो तरंग कैसी होगी, लघु हो। तरंगों की जो मात्रा है, जो लंबाई है, वो लंबाई क्या होगी, तरंगों की जो लंबाई है वो लघु होगी, ठीक है। अगर विकिरण की मात्रा अधिक है तो तरंगों की लंबाई क्या होगी, कम होगी। तो ऐसा स्पष्ट होता है विकिरण की मात्रा विलोमानुपाती 1/, तरंगों की लंबाई। इसका अर्थ ये हुआ, अगर विकिरण की मात्रा अधिक है, अगर विकिरण की मात्रा अधिक है तो तरंगों की लंबाई कैसी मिलेगी, लघु। अगर तरंगों विकिरण की मात्रा
कम है तो तरंगों की लंबाई क्या मिलेगी? दीर्घ। सीधा सा स्पष्ट है कि विकिरण की मात्रा अधिक होगी, तरंगों की लंबाई कम होगी। अब देखिए विकिरण की मात्रा अधिक होती है तो इससे संबंधित एक दूसरा नियम और आता है। दूसरा नियम है स्टीफन बोल्ट्जमैन का। स्टीफन बोल्ट्जमैन क्या कहता है कि अगर विकिरण की मात्रा अधिक है, अगर विकिरण की मात्रा अधिक है, की मात्रा अधिक है तो तापमान क्या रहेगा? तापमान क्या रहेगा? तापमान भी अधिक रहेगा। अगर ये अधिक है तो तापमान भी क्या रहेगा? अधिक रहेगा। ये स्टीफन वोल्ट्स कहता है। अब देखिए मैं समझाता हूँ आपको कि विकिरण की मात्रा अधिक है तो विकिरण की मात्रा अधिक होगी तो तापमान ऑटोमेटिक उसमें क्या होगा? अधिक होगा। तो तापमान अधिक होगा तो तरंगों की लंबाई क्या होगी? लघु होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि जो वो वस्तु बता रहा था वो वस्तु क्या थी? वो वस्तु के बारे में बात कर रहा था, वो वस्तु थी सूर्य। सूर्य के द्वारा जो विकिरण की मात्रा प्राप्त होती है, अगर सूर्य की विकिरण की मात्रा अधिक है तो तापमान क्या रहेगा? अधिक रहेगा। ये कौन बता रहा है? स्टीफन वोल्ट्स। ठीक है। और सूर्य के विकिरण की मात्रा अधिक है, तापमान अधिक है, तो सूर्य के द्वारा जो विकिरण आती हैं उनको हमने कल डिस्कस किया था। क्या कहते हैं? लघु तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु तरंग कहते हैं। तो विकिरण की मात्रा अधिक है तो तरंगें कैसी होगी? लघु होगी। तो ये चीज़ हमें स्पष्ट हो रही है कि तरंगों की लंबाई अगर अधिक है, ज़्यादा है, तो विकिरण की मात्रा कम है। तो इस प्रकार से ये दो नियम आपको बताए हुए हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ शब्दावली हैं। वो शब्दावली सूर्य के वितरण को प्रभावित करती हैं। सूर्य का जो वितरण, सूर्य तप का जो वितरण है उस वितरण को प्रभावित करती हैं। जिस प्रकार से हमने बात की थी धरातल पर सूर्य तप की मात्रा, तो वो वितरण पर प्रभावित करने वाली शब्दावलियां कौन कौन सी हैं? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। क्या होता है स्कैटरिंग? देखिए ये धूलकण है और यहाँ से ये धूलकण है, यहाँ से एक रेज आ रही है, एक किरण आ रही हैं और ये किरण क्या होती हैं? इस धूलकण से बड़ी होती हैं। मतलब इसकी चौड़ाई, इस किरण की चौड़ाई क्या होगी? किरण के जो विकिरण है, इस विकिरण की चौड़ाई क्या होगी? अधिक होगी। चौड़ाई अधिक होगी। और इस धूलकण की चौड़ाई, इस धूलकण के जो चौड़ाई है वो क्या होगी? कम होगी। हम ये कह सकते हैं कि विकिरण का व्यास क्या होता है? ज़्यादा होता है और धूलकण का व्यास क्या होता है? कम होता है। तो फिर ये विकिरण यहाँ धूलकण पर जैसे ही पड़ेगी, ये सूर्य का जो प्रकाश है ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फैल जाता है, फैल जाता है। ठीक है। इन्हीं के द्वारा आकाश में क्या कैसा रंग दिखाई देता है? नीला रंग दिखाई देता है। प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश में नीला रंग दिखाई देता है। उसके बाद में हम बात करते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि ये धूलकण है और यहाँ ये विकिरण आई। अब देखिए विकिरण का व्यास छोटा है, धूलकण का व्यास बड़ा है, तो ये प्रकाश क्या हो जाता है? वापस से लौट जाता है। ये वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जब धूलकण का व्यास ज़्यादा होता है और विकिरण का व्यास कम होता है, जिसके कारण वो प्रकाश क्या हो जाता है? वायुमंडल में वापस लौट जाता है। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन
कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। इसी के कारण हमें चंद्रमा का जो अंधेरे वाला भाग है वो दिखाई देता है। कई बार पूछा जाता है चंद्रमा का अंधेरे वाला भाग किसके द्वारा दिखाई देता है? परावर्तन के द्वारा दिखाई देता है। देखिए उसके बाद में एक शब्दावली और आती है, विसरित दीवा प्रकाश। ये क्या है? कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, विसरित दीवा प्रकाश, डिफ्यूज डे लाइट। डिफ्यूज डे लाइट क्या है? देखिए प्रकीर्णन और परावर्तन, इन दोनों प्रक्रियाओं के बावजूद अगर प्रकाश धरातल पर आता है, प्रकीर्णन और परावर्तन के बावजूद अगर प्रकाश धरातल पर आता है तो वो क्या कहलाता है? विसरित दीवा प्रकाश। और इसका एक अच्छा सा उदाहरण है कि दिन के समय में बगैर लाइट के बंद कमरे में भी आपको प्रकाश दिखाई देता है। वो किसका उदाहरण है? वो विसरित दीवा प्रकाश का उदाहरण है, डिफ्यूज डे लाइट का। बंद कमरे में भी प्रकाश दिखाई देना विसरित दीवा प्रकाश का उदाहरण है। तो ये कुछ शब्दावली हो गई। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो आप लगातार नोट्स बनाते रहिए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप रिप्लाई कीजिए, उसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन आपकी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखिए। आपको लगातार इन टॉपिकों की आपको क्लास मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।